क्या आप लोग को लगता है इस बार आप लोग का एग्जाम निकलेगा? अरे आप लोग तनाव में नहीं आए, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम जो भी आप देने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं हूं आशा श्रीवास्तव और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंपीरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लंदन में हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो हम सभी जानते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो 1526 में होता है, 1526 में, और जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच वो युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, और बाबर के बाद आता है हुमायूं, और हुमायूं के बाद आता है अकबर, जिसका कार्यकाल यहाँ पर दिया हुआ है 1556 से 1605। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वो ब्रिटेन में 1600 में हुआ है, आप सभी जानते ही होंगे। और ये पूछ रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो हमारा आंसर अकबर जो है ये सही हो जाता है, क्योंकि अकबर जो है इसका कार्यकाल था 1556 से 1605 और 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो अकबर सही हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। अब पूर्व के देश मतलब हमारे इंडिया के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 में एक कंपनी का गठन किया, और जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये व्यापार करने के लिए भारत आना चाहते थे, जिसको एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर के माध्यम से एक अधिकार दिया था कि आप जाइए और भारत में जाके व्यापार कर लीजिए। ठीक है, इसमें इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी का एक नाम है, रखा गया। इस दौरान भारत का जो बादशाह था वो अकबर था, जिसका कार्यकाल आप लोग याद रख लेंगे 1556 से 1605 ईस्वी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? इसको ध्यान में रखेंगे, ये कह रहा है कारखाना स्थापित किया था। अब ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था वो 1600 में हुआ था, इसलिए उस समय जो बादशाह था वो था अकबर, लेकिन कह रहा है कि सर्वप्रथम कारखाना स्थापित हुआ था तो ये हुआ था जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में सबसे पहले कारखाना स्थापित हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहा है कि जहांगीर के शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में, और हम लोग इसका कार्यकाल देख चुके हैं अकबर का कि 1556 से 1605 था, और उसके अकबर के बाद जो आया था वो शासक था, मुगल बादशाह था जहांगीर। और इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने सर्वप्रथम जो कंपनी स्थापित किया था, यहाँ पर जो कारखाना स्थापित किया था वो 1611 में स्थापित किया था, इसलिए अकबर उस समय नहीं रह गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ये कह रहा है कि कहाँ स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में। ठीक है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था वो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, जो कि एक अस्थायी कारखाना था। और कब किया था? 1611 में। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 1611 में। और एक स्थायी कारखाना स्थापित करता है 1613 में, जो कि कहाँ रहता है? सूरत में एक स्थायी कारखाना स्थापित करता है, जो आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अगर पूछेगा कि अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में 1611 में। अगर स्थायी कारखाना पूछता है या फिर ये पूछता है कि 1613 में कहाँ कारखाना स्थापित किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कह रहा है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस
सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा। जो हॉकिंस था वो सूरत से मुगल दरबार में पहुंचा कब? 1608 ईस्वी में। परंतु वो अनुमति प्राप्त करना चाहता था कारखाना खोलने का, लेकिन उसको कारखाना खोलने की अनुमति नहीं मिली थी। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। ठीक है, 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। और जो कैप्टन मिडल्टन था वो पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि आए, लेकिन फिर भी आया और वो सफलता प्राप्त किया यहाँ पे व्यापार स्थापित करने में। ठीक है, कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद में, बुरहानपुर में, अजमेर में तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। इन सभी जगह पे इन लोग उसके अलावे यहाँ पे सभी जगहों पे फैक्ट्रियां स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ये पिछले डिस्कशन में हम लोग देख चुके हैं कि कौन सा ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जो पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, जिसके बाद पुर्तगालियों का जो वर्चस्व है धीरे धीरे कम होने लगा था। अब ये क्वेश्चन देखिए 44th बीपीएससी में पूछा गया है 2000 में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, वो था थॉमस बेस्ट था। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, ध्यान रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पहले क्वेश्चन में दे चुका है, वो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थापित थे या था? ठीक है, अब किस जगह पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था? ये कुछ जगह दिया गया है, भरूच है, चिकाकोल है, त्रिचिनोपोली है, लेकिन जो कारखाना स्थापित हुआ था वो सिर्फ भरूच में स्थापित हुआ था। ठीक है, त्रिचिनोपोली और चिकाकोल में नहीं हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल एक सही हो जाता है। ये कहता है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। जो भरूच है ये गुजरात में है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इन सभी जगहों पर इन्होंने अपना कारखाना स्थापित कर लिया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। पहली बात तो फैक्ट्री क्यों स्थापित करते थे ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। वो लोग यहाँ पर व्यापार करने आए थे, लेकिन यहाँ पर उन लोग जब यहाँ की समृद्धि देखते हैं, यहाँ का धन देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो क्या करते हैं, एक फैक्ट्री, एक जगह खोल देते हैं यहाँ पर, जहाँ पर वो अच्छे से स्थायी निवास कर सके, यहाँ पर रह सके, यहाँ से व्यापार कर सके और ब्रिटेन की जो चीजें हैं, जो ऐसी वस्तुएं हैं जो वो भारत ले आए और यहाँ पर बेच सके। ठीक है, और उससे मुनाफा कमाए। यहाँ की कुछ चीजें हैं जो कि ब्रिटेन लेके जाए, वहां से मुनाफा कमाए, वहां बेच के, इसलिए यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करते थे। ठीक है, वो कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पर? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित किया गया था। हम लोग देख चुके हैं कब किया गया था, 1600 सूरत में किया गया था 1116 में। ठीक है, ये जो सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया गया था वो स्थायी फैक्ट्री था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत में तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि अंग्रेजों ने सूरत में अपना सर्वप्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों, अच्छा इसको ध्यान में रखेंगे, 1613 में ये स्थापित हुआ था। सूरत में जो स्थायी कारखाना था वो 1613 में स्थापित हुआ था। इसको ध्यान में, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री जो है वो 1616 में, डचों ने भी वहां पे फैक्ट्री स्थापित किया था, जो कि 1616 में किया था, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, ठीक है, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था, जिसका अनुमति दिया था जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने अनुमति दिया था। फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया। मतलब फ्रांसीसियों ने भी किया, डचों ने भी किया, बट उसका ईस्वी अलग अलग है। और जो स्थायी कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया था सूरत में, वो किया था 1613 में, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और अस्थायी कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में किया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्थायी कारखाना कहाँ खोलने का अनुमति दिया गया था, तो ये था हमारा सूरत। सूरत में एक अस्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दिया गया था 1613 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 33, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो कहाँ थी। तो देखिए प्रेसिडेंसी क्या थी, जैसे हमारी राजधानी होती है जहाँ से सभी जगहों को संचालन किया जाता है, वो एक ऐसा जगह था जहाँ पे जिसको उन लोग प्रेसिडेंसी बना लिए थे, ठीक है। अब ये कहाँ थी, तो ये सूरत में थी, और फिर सूरत से हट के ये बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले इसको जो प्रेसिडेंसी थी, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, वो सूरत को बनाया गया गुजरात में, ठीक है, और फिर उसको कुछ समय बाद हटा के बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 34, हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था, ठीक है, तो ये लिया था पुर्तगालियों से। अब कैसे, एक चार्ल्स द्वितीय जो था वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह करता है, ठीक है। विवाह करने के बाद अंग्रेजों को, ब्रिटिशों को, वो जो बॉम्बे है, मतलब चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने बॉम्बे दहेज में दिया था, ठीक है। और कुछ समय बाद चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटिशों को बॉम्बे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में दे दिया अंग्रेजों को, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था, तो चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने बंबई दहेज में दिया था, ठीक है, ये दिया था पुर्तगालियों ने, ठीक है, उपहार में दिया था। ये इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। उपहार स्वरूप बंबई दिया गया था चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों द्वारा, क्योंकि उसने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह किया था, ठीक है, और जिसे उन्होंने, यानी कि चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के बहुत ही मामूली से किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 10 पाउंड के बहुत ही मामूली किराए पर 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, ठीक है। तो ये घूम फिर के यही आता है कि पुर्तगालियों ने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल दिया था, ठीक है, बंगाल ले लिया था उससे, बंबई ले लिया था, सॉरी। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर किस वर्ष अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाता है 1797 में। और ये जो क्वेश्चन है UPRO ARO प्री 2021 में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि अवध के नवाब
सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। प्रयागराज इलाहाबाद का किला जो है वो सादत अली ने 1797 में अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, इसलिए इसका सही आंसर 1797 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? भारत से निष्कासित किस ईस्ट इंडिया कंपनी के किस इंसान को किया गया था? औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था, तो ये था सर जॉन चाइल्ड। अब क्यों किया गया था कि जो हज पर यात्री जा रहे थे उसको ये क्या करता था कि कैदी बना लेता था। ठीक है, तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित करने का आज्ञा दे दिया गया और औरंगजेब के इस आदेश को उसको मानना पड़ा और उसे माफी भी मांगनी पड़ी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला। मक्का जाने वाले हज यात्री, मैंने कहा ना कि हज यात्री जो मक्का जा रहे थे उनको वो क्या करता था कि बंदी बनाने का प्रयास करता था। ठीक है, प्रयास के फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। औरंगजेब ने भारत से उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया क्योंकि वो मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बना के रखता था। ठीक है, और मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा, हार मानना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 37, कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण पूछ रहा है कि कौन सा था। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो लड़ा गया था 1746 से 48 ईस्वी में। 1746 से 48 ईस्वी में ये लड़ा गया था और ये था जो यूरोप में ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा था, उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, उसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज को राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए ये लड़ाई हो रही थी, जिसमें यहाँ का जो फ्रांसीसी था काउंट डी लाली, उसने सबसे पहले मद्रास पर हमला करके इसको स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेज क्या किए कि फ्रांसीसी जहाज जो आ रहे थे उसका अधिग्रहण कर लिए थे। ठीक है, उसको कब्जे में कर लिए थे, इसी वजह से वो तत्कालिक कारण बन गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। ठीक है, ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी लड़ाई हो गई थी स्टार्ट क्योंकि काउंट डी लाली ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही, गृह सरकार की आज्ञा नहीं प्राप्त हुई थी, फिर भी इन दोनों दलों ने क्या किया, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने क्या किया कि 1746 में इस युद्ध का प्रारंभ कर दिया और अंग्रेज कैप्टन जो बर्नेट था के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। एक कारण तो था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध, ठीक है, और एक तत्कालिक कारण था कि उन लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने, वो कैप्टन बर्नेट ने क्या किया था कि फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था। ये तत्कालिक कारण था कर्नाटक के प्रथम युद्ध का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध जो है वो किन किन के मध्य लड़ा गया? तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो मिलान करने के लिए कह रहा है। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे, प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है ये 1400 मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, 48 जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये है 1746 से 48 हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, एक्स-ला-शापेल की संधि से इसका अंत हो गया था। ठीक है, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है ये 1749 से 54 तक हुआ था। ठीक है, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो था वो अनिर्णायक युद्ध रह गया था। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था ये 1758 से
63 तक चला था, ठीक है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और जो प्रथम मैसूर युद्ध है जो कि जिसमें ब्रिटिशों की हार हो गई थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 40, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देख चुके हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था वो 1746 से 48 में हुआ था। जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था ये गलत हो जाता है, ये हुआ था 1749 से 54, ठीक है, 1749 से 54 हुआ था, इसलिए ये आंसर जो है ये ऑप्शन गलत हो जाता है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 हुआ है जो कि बिल्कुल सही है। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। ये जो डुप्ले था ये चाहता था कि भारत का जो भू क्षेत्र है वो उन लोगों के हाथ में आ जाए, कुछ क्षेत्र जो उन लोग जीत सके। इसलिए वो क्या किया कि भारत के जिन राजाओं में झगड़े चल रहे थे वहां फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना शुरू किया और उन लोगों के झगड़ों में शामिल होने शुरू किया। ये कौन था? ये था डुप्ले, ठीक है। जो डुप्ले था ये भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए राजाओं के लड़ाई में शामिल होना आरंभ किया। इसके बारे में लिखा गया है कि डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। ये डुप्ले जो था वो अपनी ही सेना को भारतीय राज दरबार में भर्ती कराया और उसका पेंशन कौन देगा, उन लोग को वेतन कौन देगा, तो भारतीय राज दरबार से ही उन लोग को वेतन भी मिलेगा। ये स्टार्ट किया था ये भी डुप्ले नहीं, ठीक है। तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। अब यूरोपीय हित ही था ना कि भू क्षेत्र अर्जित करना है, उसके लिए ये क्या किया कि भारतीय राजाओं के झगड़ों में शामिल होना शुरू किया। ये कह रहा है कि हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने उसके बारे में जीवी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये आजकल पूछने लगा है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। ये कह रहा है कि जीवी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। किसके बारे में कह रहा है? डुप्ले के बारे में कह रहा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव जो था वो चला गया यहाँ से, लेकिन उसके पश्चात भी यहाँ बना रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। ये किसके बारे में लिखा है? डुप्ले के बारे में। ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछ देता है स्टेटमेंट बेस्ड कि ये जो कथन है ये किसने कहा है या किसके बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये जो ये कथन जो है वो जीवी मालेसन ने लिखा है, किसके बारे में? डुप्ले के बारे में, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाया? तो ये था सूरत में। सूरत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना लगाया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा एक्सक्यूज मी, जो ये कह रहा है कि लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। ये कब हुआ था? 1664 ईस्वी में सूरत में हुआ था, ठीक है। तो ये किसके काल में हुआ था? तो लुई 14वें के काल में। किसके द्वारा हुआ था? तो मंत्री उसका था काल्बर्ट, उसके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, जिससे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस ये नाम दिया गया था, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ।
जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाना की स्थापना की। जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि सबसे पहले व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो सूरत में 1668 में फ्रांसीसियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके काल में। तो यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख चुके हैं कि जो लुई 14वां था इसके काल में हुआ था, लेकिन यहाँ पूछेगा कि किसके द्वारा हुआ था, तो उसका जो मंत्री था काल्बर्ट, उसके द्वारा हुआ था। ठीक है, काल्बर्ट के द्वारा हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, शासनकाल पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा लुई 14वें के शासनकाल में, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, वही क्वेश्चन है कि लुई 14वें के कार्यकाल में, शासनकाल में किसके द्वारा हुआ था। यहाँ पे पूछ दिया गया कि संस्थापक माना जाता है किसे, तो ये हो जाएगा काल्बर्ट को संस्थापक माना जाता है, जो आप लोग पिछले एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि बंगाल में निम्न में से बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। कह रहा है कि बंगाल में डचों ने निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना स्थापित किया था। तो जो बंदेल है, हुगली है, चिंसूरा है, श्रीरामपुर है, ये सभी बंगाल में है, लेकिन पूछ रहा है कि डचों ने स्थापित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंसूरा में भी किया था और हुगली में भी किया था। ये क्वेश्चन पूछा है यूपी लोअर सब स्पेशल प्री 2010 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए और बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। तो ऑप्शन में हुगली दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। फिर कह रहा है कि 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसूरा, ये जो चिंसूरा दिया है ये हुगली का ही एक गांव था, तो हुगली और चिंसूरा दोनों ऑप्शन में दिया है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हुगली और चिंसूरा दोनों में ही डचों ने कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, चिंसूरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली जो थी मुख्यालय भी थी। हुगली चिंसूरा जो है हुगली का एक ग्राम था, लेकिन उसके साथ ही साथ हुगली जो था वो मुख्यालय भी था। ठीक है, 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि, यहाँ सभी जगहों पे डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये कह रहा है कि कासिम बाजार में, पटना में, ढाका में, मालदा में, बालासोर में, बारंगोर में, जुगदिया में और फतवा आदि में डचों ने अपना कारखाना स्थापित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी कब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1632 में। 1632 में ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में एक फैक्ट्री स्थापित किया था। जो फैक्ट्री स्थापित किया था वो आज के समय में पटना कॉलेज, जिसको हम लोग कहते हैं, वो डच फैक्ट्री ही था पहले, जिसको आज हम लोग पटना कॉलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए।
यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। जो बिहार था वो उस समय बंगाल का ही हिस्सा था, इसलिए यहाँ पे बंगाल में ही 1632 ईस्वी में, यानी कि पटना में 1632 ईस्वी में डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ में से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, कहीं दिया नहीं है कि ऐसा 1632 में उन लोगों ने यहाँ पर अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। यही कह रहा है कि कोई प्रामाणिकता कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार जो थे ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथा तथ्य प्रस्तुत किए थे। जो ओम प्रकाश इतिहासकार हैं, उन्होंने 1638 में कुछ तथ्य प्रस्तुत किया, जिससे ये पता लगा कि डचों ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गया। यानी कि 1632 में स्थापित हुआ और 1632 में आर्थिक तंगी के कारण बंद हो गया था। ठीक है, वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा अगर कि पटना जो डच फैक्ट्री थी जो 1632 में पटना में स्थापित हुआ था, वो आज के समय पर वहां पर क्या है, तो वहां पर पटना कॉलेज है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसी जो है वो दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों असफल रहे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। जो फ्रांसीसियों की फौज थी और जो अंग्रेजों की फौज थी, उसमें अंग्रेजों की जो फौज थी वो ज्यादा शक्तिशाली थी फ्रांसीसियों के कंपेयर में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। ठीक है, तो उनकी जो नौसेना थी वो बहुत कमजोर थी अंग्रेजों के मुकाबले। ठीक है, वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ। अब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार हम लोग देख चुके हैं कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और जो फ्रांसीसियों का जो जहाज था या फिर जल शक्ति जितना भी कुछ ऐसा था वो लूट चुका था या फिर बर्बाद हो चुका था, उन लोगों को बहुत घाटा हो चुका था। ये भी कारण था कि उन लोगों की जो नौसेना थी वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। सारा जलपोत उनका बर्बाद हो चुका था, खत्म हो चुका था, लूट गया था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी, और अंग्रेजों के पास शक्तिशाली सेना भी थी। अब फ्रांसीसियों के पास ना तो शक्तिशाली सेना थी और ना ही जलपोत का उतना व्यवस्था था। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अब इसका जो हम लोग है पहले देख चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। ये कह रहा है कि समय समय पर प्रवेश किया। कब कब इन लोगों ने प्रवेश किया, तो जो पहले आए थे पुर्तगाली, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं 1498 में आए थे पुर्तगाली। ठीक है, इसके बाद आए थे डच, 1606 में आए थे डच आए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे 1608 में। उसके बाद फ्रांसीसी आए थे 1667, ऐसा समथिंग दिया रहता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसलिए सबसे इसका जो ऑप्शन बी हो जाता है वो सही हो जाता है। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर एक और आए थे डेन, उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 49, ये मिलाने के लिए कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है। ये क्या है कि पांडिचेरी जो था, जो हमारा पांडिचेरी है वो फ्रेंच से इसको मिलाएंगे, फ्रेंच के अधिकार में था। ठीक है, जो गोवा है वो पुर्तगालियों के अधिकार में था। जो ट्रांकेबार है वो डेनिश या डेन, जो अंग्रेज है उनके बाद एक डेन आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो जो ट्रांकेबार है ये डेनिश या डेन के अधिकार में था, और जो सद्रास है वो डचों के अधिकार में था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि पांडिचेरी जो है वो फ्रेंच से संबंधित था, जो गोवा है वो पुर्तगीज से संबंधित था, जो ट्रांकेबार है वो डेनिश या डेन से संबंधित था, और जो सद्रास है वो डचों से संबंधित था। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। यहाँ अभी भी आप लोग देखते होंगे कि जो बिहार के लोग हैं ये बहुत अफीम वगैरह, या फिर स्टेशन पर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ बच्चे हैं जो आज भी वो सब यूज करते हैं।
तो उससे भी आप कनेक्ट करके आंसर याद रख सकते हैं कि ये जो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था वो कहाँ से होता था, बिहार से होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ये सेम क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ये 47th बीपीएससी प्री 2005 में पूछ चुका है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है। 40th बीपीएससी प्री 1995 में भी पूछा है और 47 बीपीएससी में भी पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ये कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा जो है वो स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो हम लोग देख चुके हैं कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, उसके बाद आए थे डेन और तब आए थे फ्रांसीसी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली था आया था, 1605 में डच आए, 1608 में अंग्रेज आए और 1667 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार जो सबसे अंत में आए वो फ्रांसीसी थे, इसको ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार उपर्युक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ये पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में दिया गया था, बहुत सारा नाम मैं बोली थी कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। वैसे ही इसका कह रहा है कि डचों ने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ स्थापित किए, तो इन लोगों ने बहुत जगह अपने व्यापारिक अड्डे जो थे वो स्थापित किए थे। ये नागपट्टनम में भी, चिंसूरा में भी, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी जगहों पर इन्होंने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ 1 2 3 करके ऑप्शन दिया है, इस पर कह रहा है कि विचार कीजिए। ऑप्शन 1 में कह रहा है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा यह से अंग्रेजों की भारत को देन थी। ये कह रहा है कि क्या ये सब जो चीजें दिया हुआ है यहाँ ये अंग्रेजों ने भारत में दिया था? तो बिल्कुल भी नहीं। जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हो जाता है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों के द्वारा मिला था, बिल्कुल गलत है। ये अकबर और शेर शाह सूरी के समय में ही ये हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग ये क्या अंग्रेजों का देन था? बिल्कुल भी नहीं, ये मुगल काल से ही ऐसा चलती फिरती तोपों का उपयोग होता था। ठीक है, मुगल काल से ही ऐसा होता था। ठीक है, ये कह रहा है कि तंबाकू और लाल मिर्च की खेती क्या अंग्रेजों की देन थी? बिल्कुल भी, ये भी गलत हो जाएगा। जो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती थी वो पुर्तगालियों की देन थी भारत में। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन ए होता है, बी या सी, ये तीनों गलत है, इसलिए ऑप्शन डी जो हमारा ये सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं है जो कि अंग्रेजों की भारत को देन थी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी और अकबर ने। यहाँ पे मैं बताई कि शेर शाह सूरी और अकबर द्वारा ही मृदा का स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व का मूल्यांकन पहले से होता था। ठीक है, शेर शाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी।
और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही हो चुका था, मुगल काल में ही हो चुका था। इसलिए ये तीनों जो है वो अंग्रेजों की देन नहीं थी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये कहा था टीबी मैकाले ने, और इन्होंने ही आईपीसी की पृष्ठभूमि तैयार की थी। ठीक है, एक पांडुलिपि था आईपीसी का, वो तैयार किया था। ठीक है, टीबी मैकाले ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इनका फुल नेम था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। ठीक है, 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड, जिसको आईपीसी कहते हैं, कि पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम, ये भी पूछता है कि अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम, और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि एक्स ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो एक्स ला शापेल है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स ला शापेल की संधि के साथ ही हुआ था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, तो ये सही बात है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स ला शापेल की संधि के साथ 1748 में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ क्योंकि फ्रांसीसी हार गए, उन लोगों से कुछ हिस्सा दे दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को जो मद्रास है वो पुनः प्राप्त हो गया था। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों हमारा सही हो जाता है। ठीक है, एक्स ला शापेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अतः कथन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। हमारा क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है कि अंग्रेजों की सफलता भारत में क्यों हो पाई और फ्रांसीसियों की असफलता क्यों हो पाई, उसका कारण कथन दिया हुआ है, कौन सा सही है पूछ रहा है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, बिल्कुल सही है। जब बंगाल विजय अंग्रेजों ने किया तो उनको बहुत सारा धन और जनशक्ति भी, यानी कि वहां के कुछ लोग भी मिले जो कि उनमें शामिल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि फ्रांसीसियों की जो नौसैनिक ताकत थी वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी और अंग्रेजों की नौसैनिक सेना जो थी वो बहुत ही मजबूत थी। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है दोनों 1 तथा 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाता है। ये कहता है एक्सप्लेनेशन कि भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि थे। ऐसे ही जानकारी वाले क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।